हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग आप। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एवोल्यूशन, द नेचुरल सिलेक्शन। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है। हमने बहुत सुन रखा है कि डिफरेंशियल फिटनेस, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। आज के सेशन में समझेंगे हम कि डिफरेंशियल फिटनेस, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सक्सेस क्या होती है, जब नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है तो क्या हो सकता है और किन कंडीशंस के अंदर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट हो सकता है। तो हम शुरुआत करेंगे हमारे लेक्चर की बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट्स के साथ में। नेचुरल सिलेक्शन आखिर है क्या। आप नेचुरल सिलेक्शन को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसी फाइनल प्रोसेस है जो एलिल फ्रीक्वेंसीज के अंदर चेंजेस लाती है। एलिल की फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक हमने जेनेटिक्स के अंदर कवर कर रखा है, पॉपुलेशन जेनेटिक, आप वहां से पढ़े, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। नेचुरल सिलेक्शन नेचर की वो फाइनल प्रोसेस है जो यदि ऑपरेट हो रही है तो समय के साथ एलिल्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो बेटर एडेप्टेशंस को सिलेक्ट करता है। जिनके पास में बेटर एडेप्टेशन होती है वो सरवाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स के जो जीन होंगे वो जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, फिर उनके प्रोजेनी वही जीन्स को और आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर देंगे। ऐसे करते करते पूरी पॉपुलेशन के अंदर उन एलील्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी जो कि अडेप्टेशन के लिए हेल्पफुल है, जो सरवाइव कराने में हेल्पफुल है, जो फिटनेस बढ़ाने में हेल्पफुल है। इसलिए नेचुरल सिलेक्शन को फाइनल प्रोसेस कहा गया है जो कि एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकती है। दूसरा पॉइंट देखिए, इट ब्रिंग्स अबाउट मैक्रो एवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन से नई स्पीसीज बन सकती है, बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्पेशिएशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नेचुरल सिलेक्शन से नई स्पीसीज बन सकती है, इसलिए ये मैक्रो एवोल्यूशन भी कराता है। देन उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन रिलेटिव फिटनेस के ऊपर काम करता है। नेचुरल सिलेक्शन ये चेक करेगा कि जब एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं तो उनमें से ज्यादा फिट कौन से हैं, दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा फिट होना, इसे ही रिलेटिव फिटनेस कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन रिलेटिव फिटनेस के ऊपर काम करता है। नेचुरल सिलेक्शन कभी भी परफेक्ट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, यह बात आप अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है गिवन कंडीशन में बेटर को सेलेक्ट करना, ना कि परफेक्ट को सेलेक्ट करना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप स्टूडेंट्स के हिसाब से ले सकते हैं। गिवन एग्जाम में जो बेटर परफॉर्म करेगा उसकी रैंक अच्छी आएगी, बट इट डजंट मीन कि वो परफेक्ट है। दूसरी एग्जाम में हो सकता है वह कैंडिडेट सबसे खराब परफॉर्म करे। नेचुरल सिलेक्शन आज की दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग बेटर इंडिविजुअल्स सेलेक्ट करता है, उन्हें सरवाइव कराने का मौका देता है, लेकिन परफेक्शन कभी भी नहीं लाता। परफेक्शन का मतलब होता है हर सिचुएशन में बेटर होना। कोई भी ऑर्गेनिज्म हर सिचुएशन में बेटर नहीं होता है, सिचुएशन चेंज हो जाती है तो बेटर कैंडिडेट है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट टू दिस, नेचुरल सिलेक्शन रिजल्ट्स इन अडेप्टेशन। ट्रू, ऑर्गेनिजम्स जो प्रीवियसली अडेप्टेड हैं उनका सिलेक्शन होता जाएगा और फाइनली हमें एक पॉपुलेशन ऐसी मिलेगी जिसके सभी मेंबर्स के साथ, सभी मेंबर्स के अंदर वो अडेप्टेशन होगी।
इसलिए नेचुरल सिलेक्शन ने अडप्टेशन को सेलेक्ट किया है, ना कि इंडिविजुअल्स को। हम हमारे आज के सेशन का सबसे लास्ट पॉइंट यही पढ़ने वाले हैं कि नेचुरल सिलेक्शन किसका होता है और किसके लिए होता है, दोनों में डिफरेंस है। सिलेक्शन फॉर एंड सिलेक्शन ऑफ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट नहीं किया जाता, उन अडप्टेशंस को सेलेक्ट किया जाता है जो इंडिविजुअल में है। अब जैसे सपोज करिए कि दो इंडिविजुअल है, एक है ए एक है बी। ए का सिलेक्शन हो गया, बी का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ए के पास वो अडप्टेशन है। अगर वही अडप्टेशन बी के पास होती तो बी का भी सिलेक्शन होता। इसका मतलब नेचुरल सिलेक्शन है वो ऑर्गेनिजम्स का सिलेक्शन नहीं करता है, नेचुरल सिलेक्शन है वो अडप्टेशंस का सिलेक्शन करता है। दैट इज व्हाई फाइनली पॉपुलेशन के अंदर अडप्टेशंस आती हैं। और लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट बात, अडप्टेशंस जो है वो ज्यादातर समय कॉम्प्रोमाइजेज होती हैं। कॉम्प्रोमाइजेस का मतलब यह हुआ कि उन अडप्टेशंस को रखने के लिए कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अडप्टेशंस हैव हाई कॉस्ट। क्या मतलब है इसका हाई कॉस्ट का? जैसे आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। एक छोटा सा बैक्टीरिया है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के पास एक जीन है जो कि इसको किसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस दे सकता है। ये मान लीजिए ये जीन है, और ये जीन उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस दे सकता है। पर इस बैक्टीरिया के लाइफ में कभी वो एंटीबायोटिक आई ही नहीं। अब इस बैक्टीरिया के पास में एक अडप्टेशन है, पर उस अडप्टेशन का यूज नहीं हो रहा, तो वो अडप्टेशन एक तरीके का जेनेटिक लोड है। इसके पास जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर एक एक्स्ट्रा जीन ऐसा है जिसकी इसको जरूरत भी नहीं है, पर उस जीन को मेंटेन करना पड़ रहा है। हर बार उसका रेप्लिकेशन होता है तो उसको रेप्लिकेट कराना पड़ता है, उसमें एनर्जी कॉस्ट लगती है। हर बार उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाता है, वो प्रोटीन्स बन जाते हैं जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है, पर उनका यूज कुछ नहीं हो रहा। इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसे समझिए कि आपने फ्यूचर का सोच के एक लेट सपोज की कार ले ली है कि हमारे फ्यूचर में काम आएगी, तो हम आज एक कार खरीद लेते हैं। पर पता चला कि वैसी वाली कोई सिचुएशन आई नहीं जिसमें आपको वो पर्टिकुलर कार चाहिए, तो उस कार को रखने का, उसको मेंटेन करने का वो खर्चा है। हाँ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आप सबसे बेटर होंगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो कार है, तो आप अपना वो काम तुरंत कर पाएंगे। पर जब तक वो सिचुएशन आ ही नहीं रही है, उस कार को मेंटेन करने का जो खर्चा है ना, उसे कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे अडप्टेशंस, ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो काम कम आते हैं, बट उनको मेंटेन किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है। ये है अडप्टेशंस आर ऑफन कॉम्प्रोमाइजेस। इसे आप अच्छे से समझे, ये पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन बनने की लैंग्वेज के लायक है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। आगे देखिए क्या लिखा है कि नेचुरल सिलेक्शन is the process through which populations of living organism adapt and change। जैसे जैसे नेचुरल सिलेक्शन काम करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स धीरे 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 अडप्ट होते जाएंगे, एंड देन फाइनली चेंज। पता चलेगा कि पीछे जो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन थी उसके कंपैरिजन में आज की पॉपुलेशन तो बिल्कुल चेंज हो चुकी है।
इसलिए नेचुरल सिलेक्शन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अडप्ट होते हैं एंड चेंज होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। दूसरा देखिए, इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन आर नेचुरली वेरिएबल, यानी कि वेरिएशंस आर ऑलरेडी देयर इन ए पॉपुलेशन। इसका कहने का मतलब है वेरिएशंस आर देयर इन ए पॉपुलेशन। अब वो वेरिएशंस कैसे आते हैं, उनकी मैकेनिज्म हमने पढ़ रखी है। म्यूटेशन हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकता है। तो एक पॉपुलेशन कोई भी होगी ना, उसमें पहले से ही वेरिएशंस होंगे। जब वेरिएशंस पहले से होते हैं तो उनमें से इंडिविजुअल्स विथ अडप्टिव ट्रेट्स, ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास में अडप्टिव ट्रेट्स हैं, बेटर वेरिएशंस है, बेटर म्यूटेशंस हैं, ये म्यूटेशंस या ये ट्रेट्स that give them some advantage are more likely to survive and reproduce। मतलब नेचुरल सिलेक्शन के लिए ऐसे बोला गया है, पॉपुलेशन में तो पहले से वेरिएशन होंगे, जिनके पास में बेटर वेरिएशन होंगे उनको चांस दिया जाएगा सरवाइव करने का एंड रिप्रोड्यूस करने का। सो ये नेचुरल सिलेक्शन का काम करने का तरीका है। 50 लोगों में से जिनके पास में ऑलरेडी बेटर ट्रेट है, अडप्टिव ट्रेट है, पहले से बेटर अडप्टेशन है, उनको सरवाइव करने का एंड रिप्रोड्यूस करने का मौका मिलेगा। ये हुआ हमारे पास में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हमारे। These individuals then pass the adaptive trait on their offspring। जिनको सरवाइव करने का मौका मिला वो रिप्रोड्यूस करेंगे, और जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो इंडिविजुअल उन्हीं अडप्टिव ट्रेट्स को अपने नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास कर देंगे। ऐसा करते रहने से ओवर टाइम these advantageous traits become more common in the population, यानी कि वो लगभग हर इंडिविजुअल में मिल जाएंगे। यही होता है नेचुरल सिलेक्शन के रिजल्ट में। तो नेचुरल सिलेक्शन इस तरीके से काम करता है। अब देखते हैं हम यहां पर इस डायग्राम की मदद से क्या समझ में आता है। जैसे कि ये एक सिंपल सी पॉपुलेशन है, ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन के अंदर ऑलरेडी वेरिएशन है ना। ना तो ये कंप्लीटली वाइट है, ना कंप्लीटली ये लाइट ग्रे है, ना कंप्लीटली ये डार्क ग्रे है। अब समझिए, इस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स ने रिप्रोडक्शन किया तो कुछ इंडिविजुअल्स एकदम से वाइट है। मैं इनको पॉपुलेशन की सब पॉपुलेशन 1 बोल देता हूं। ये इंडिविजुअल नहीं है, ये भी सब पॉपुलेशंस है। ये पॉपुलेशंस की पॉपुलेशंस है। आप डिसेंडेंट पॉपुलेशंस भी बोल सकते हो इनको। ये दूसरी पॉपुलेशन, ये तीसरी पॉपुलेशन। अब इस समय नेचुरल सिलेक्शन जब काम करता है, नेचुरल सिलेक्शन जब काम करता है तो व्हाइट वाले जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स अभी के लिए सबसे खराब है, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन किसका हुआ? नंबर 2 एंड नंबर 3 का। जो नंबर 2 टाइप्स एंड 3 टाइप्स हैं उनका हो गया। फिर अभी नेचुरल सिलेक्शन जो है इनको फेवर कर रहा है, तो ये अभी अपनी पॉपुलेशन और बढ़ाते हैं, इनके जैसी पॉपुलेशंस और बढ़ती हैं। फ्यूचर में वापस नेचुरल सिलेक्शन काम करता है, तो नेचुरल सिलेक्शन से अब ये वाले इंडिविजुअल्स जो पॉपुलेशन नंबर 2 के डिसेंडेंट्स हैं, वो थोड़े से कम अच्छे हैं, उनको पॉपुलेशन फिर रिजेक्ट कर देती है, और फाइनली जो 3 वाले थे उनको सेलेक्ट करती है। अब आप 3 में भी देखिए, ये जो 2 है वो हल्के से मतलब कम ग्रे है, और ये ज्यादा डार्क ग्रे है। अब हो सकता है आगे फिर से सिलेक्शन प्रेशर लगे तो किसी और को रिजेक्ट कर दिया जाए। इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा। पॉपुलेशन के अंदर जो वॉर्स होंगे उनको सबसे पहले एलिमिनेट किया जाएगा, एंड देन धीरे 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 करके सिर्फ बेटर 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 वाले सेलेक्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट टू दिस,
नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्पेशिएशन। इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूं। देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन के अंदर ये रहे मेंबर्स, ये मेंबर्स। अभी के लिए ये पॉपुलेशन एक कॉमन पॉपुलेशन है, सिंगल पॉपुलेशन है, कॉमन पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन के ऊपर समय के साथ नेचुरल सिलेक्शन काम करता है एंड आफ्टर सम टाइम जब नेचुरल सिलेक्शन अपना काम कर चुका होता है तो ऐसे समझिए कि इस पॉपुलेशन में दो टाइप के मेंबर्स हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं। कुछ मेंबर्स तो ये रहे और कुछ मेंबर्स मान लेते हैं यहां पर है, ये रहे, ये सरवाइव कर गए। जो मेंबर्स के ग्रुप सरवाइव कर रहे हैं वो अपने आप में एक स्मॉल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाए, यदि इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाए तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण अब क्या होगा कि ये दोनों पॉपुलेशंस आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएगी। सॉरी। हालांकि ये पॉपुलेशंस एक कॉमन पॉपुलेशन से बनी हुई है, नेचुरल सिलेक्शन ने क्या किया, कुछ इंटरमीडिएट्स को यहां से हटा दिया। अब एक्सट्रीम कैरेक्टर्स वाले हो सकता है ये मेंबर्स बचे हों और ये आपस में तो रिप्रोडक्शन करते हैं, बट मतलब खुद तो अपनी विद इन पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन करते हैं, बट दूसरी वाली पॉपुलेशन के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। सो आफ्टर मेनी टाइम्स, आफ्टर ए लार्ज पीरियड, हो सकता है अब ये दो अलग स्पीसीज बन जाए, ये बन जाए स्पीसीज एक्स और ये बन जाए स्पीसीज वाई। तो नेचुरल सिलेक्शन लिखा है कैन लीड, गारंटी नहीं है। ये बात मैंने जब डार्विनिज्म पढ़ाया था तब भी बोली थी कि नेचुरल सिलेक्शन से नई स्पीसीज आ जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बट हां नेचुरल सिलेक्शन से नई स्पीसीज बन सकती है, ये जरूर है। सो नेचुरल सिलेक्शन कब लगेगा, जब टोटल 4 पॉसिबिलिटीज या 4 कंडीशंस हैं वो अप्लाई होती हैं। अपन एक एक कंडीशन को समझ लेते हैं। यहां पे रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, हेरिडिटी का मतलब क्या है, वेरिएशंस का मतलब क्या है और डिफरेंशियल फिटनेस का मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अपन रिप्रोडक्शन की। जैसे सपोज करिए कि ये कोई एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से और पॉपुलेशंस बनी, इन पॉपुलेशन से और पॉपुलेशंस बनी, फ्यूचर में जाके और पॉपुलेशंस बनती जा रही है। ऐसे करके बहुत सारा चलता रहेगा। तो पहला क्राइटेरिया तो हमारा फुलफिल हो गया। नेचुरल सिलेक्शन तब काम करेगा जब ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते रहेंगे। जो भी कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन नहीं लग सकता। तो नेचुरल सिलेक्शन का फर्स्ट क्राइटेरिया है रिप्रोडक्शन होना चाहिए। अब दूसरा, रिप्रोडक्शन के साथ हेरिडिटी। मान लेते हैं कि पेरेंटल पॉपुलेशन के अंदर ये वेरिएशन है, ये वेरिएशन इसकी दोनों सब पॉपुलेशन में गया, फिर बाद में ना एक सब पॉपुलेशन के अंदर ये नहीं गया, बाकी 3 सब पॉपुलेशन के अंदर ये चला गया। ये वेरिएशन है वो बाकी की सभी पॉपुलेशंस के अंदर मान लेते हैं चला गया। अब जिस पॉपुलेशन के अंदर ये वेरिएशन का हेरिडिटी नहीं हुआ तो भाई वो तो एग्जिस्ट हो जाएगी, तो ये पॉपुलेशंस तो यहीं पर एग्जिस्ट हो गई इसी के साथ, आगे तो ये बन नहीं पाएगी। अब तीसरा पॉइंट कहता है वेरिएशन। आज की डेट में जो पॉपुलेशन सरवाइव कर रही है
उनके अंदर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होना चाहिए, किसी के अंदर क्या वेरिएशन होना चाहिए, किसी में क्या होना चाहिए, ऐसे करके सब में वेरिएशन होना चाहिए। जब वेरिएशन होगा तो डिफरेंशियल फिटनेस हो जाएगी। अब हो सकता है कि ये जो 4 पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है वो ज्यादा फिट है, मोर फिट, ये पॉपुलेशन है वो लीस्ट फिट है, और ये पॉपुलेशन एक बार मान लेते हैं इंटरमीडिएट फिट है। इंटरमीडिएट फिट, सबसे पहले तो उसे हटाइए जो लीस्ट फिट है, तो ये 4 तो ऐसे कट गए, और उन्हें सेलेक्ट करिए जो सबसे फिट है, और इंटरमीडिएट फिट में से कुछ सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे। जब चारों कंडीशंस अप्लाई होगी तभी नेचुरल सिलेक्शन काम कर पाएगा, नहीं तो काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं अपन। नेचुरल सिलेक्शन, देखो, इफ दीज कंडीशंस आर मेट फॉर एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पीसीज, यदि ये चारों कंडीशंस किसी भी स्पीसीज के लिए फुलफिल होती है, तो नेचुरल सिलेक्शन ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स, अपने आप नेचुरल सिलेक्शन काम करने लगेगा। और यदि ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है, सो जैसे मान लीजिए प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सारे प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब ऐसे थोड़ी एक प्लैनेट का 2 प्लैनेट हो गया, तो इनका कभी भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है। ये समझाने के लिए बोला गया है। ऐसे एक, आप कोई भी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ले लो कि ये पेन है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसका कभी नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा। नेचुरल सिलेक्शन तब होगा जब सब कंडीशंस वहां पे एक साथ मिल जाएंगी। एंटाइटीज दैट रिप्रोड्यूस बट इन विच पेरेंटल कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड, तो भी नेचुरल सिलेक्शन है, वहां पर नहीं लग पाएगा, इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। मतलब हेरिडिटी भी तो होनी चाहिए, अगर हेरिडिटी नहीं होगी तो भी हमें रिप्रोडक्शन, नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। सो हेरिडिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बट व्हेन 4 कंडीशंस अप्लाई, जब ये चारों कंडीशंस अप्लाई होती हैं, तब जाकर के द एंटाइटीज विद द प्रॉपर्टी कन्फरिंग हायर फिटनेस, जब चारों की चारों कंडीशंस अप्लाई होती है, तो जो जो इंडिविजुअल्स में ज्यादा फिटनेस है वो ज्यादा ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और उनकी पॉपुलेशन में नंबर बढ़ता है, तो उनका सिलेक्शन होता है, वो इवॉल्व होते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन का काम हुआ। अब आगे बात करते हैं। The increase in the frequency of drug resistant HIV is almost certainly driven by natural selection. हमने पीछे की क्लासेस के अंदर एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में HIV किस तरीके से ड्रग रेजिस्टेंट बन जाता है। 3TC करके एक एंटी जो HIV ड्रग है, उससे किस तरीके से वो इवोल्व होता है। तो वहां पर उस HIV जो वायरस है उसके ऊपर चारों कंडीशन लग रही है, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब रेप्लिकेट हो रहा है, वो अपना खुद का कॉपी बना रहा है। दूसरा, जो करेक्टर उसके पास में है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो उसको आगे पास कर रहा है। देन पॉपुलेशन के अंदर कुछ ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ ड्रग सेंसिटिव होते हैं, मतलब वेरिएशन होता है। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, जो मोर फिट है, ड्रग रेजिस्टेंट है, उनको सेलेक्ट कर लेता है, बाकी को निकाल देता है। तो HIV वाला एग्जांपल क्या है, एक टाइप का नेचुरल सिलेक्शन का सीधा सा एग्जांपल है। वायरस सेटिस्फाइज ऑल 4 कंडीशंस, वायरस रिप्रोड्यूस करता है, अपना मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करता है, देन उसके बाद में उसमें वेरिएशंस रहते हैं, कुछ वायरस डिफरेंशियली ज्यादा फिट होते हैं, कुछ कम फिट होते हैं, तो नेचर अपना काम कर देती है और हमारे सामने आते हैं ड्रग रेजिस्टेंट वायरसेस। चलिए
अब बात करते हैं अपन फिटनेस की। हम कह रहे हैं फिटनेस फिटनेस, तो फिटनेस का मतलब क्या होता है? फिटनेस दो चीजों पे डिपेंड करती है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंशियल सर्वाइवल। अगर हम इन दोनों में से बात करें तो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंशियल सर्वाइवल, इसका एक अल्टीमेट कंक्लूजन आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले अपन बात करते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की। सपोज करिए कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर एक जीनोटाइप है, जीनोटाइप ए, एक है जीनोटाइप बी, एक है जीनोटाइप सी। ये तीन जीनोटाइप है। ए जीनोटाइप ओवरऑल 10 ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। बी जीनोटाइप है, वो ओवरऑल लेट से 7 ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। और मान लेते हैं कि ये थर्ड वाला 5 ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। सही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जीनोटाइप ए जो है वो 10 ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ये एज कंपेयर टू अदर ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का मतलब है इन रिलेशन टू अदर, इन रिलेशन टू अदर्स, दूसरों के रिलेशन में। अब दूसरी बात आती है डिफरेंशियल सर्वाइवल। डिफरेंशियल सर्वाइवल का मतलब क्या है? डिफरेंशियल सर्वाइवल के यहां पे दो मीनिंग होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल सर्वाइवल, एक होता है ऑफ स्प्रिंग सर्वाइवल। जैसे जीनोटाइप ए है, जीनोटाइप बी है एंड जीनोटाइप सी है। ये जीनोटाइप 10 इयर्स सर्वाइव करता है। बी जीनोटाइप लेट सपोज 8 इयर्स सर्वाइव करता है, और सी जीनोटाइप लेट सपोज कि 4 इयर्स सर्वाइव करता है। ठीक है? तो जो दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा सर्वाइव करता है वो ज्यादा फिट माना जाता है। जो ज्यादा सर्वाइव करेगा वही ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसको मौके ज्यादा मिलेंगे अपनी लाइफ के दौरान। इसलिए अगर हम इन सिनेरियो को देखें तो जीनोटाइप जो है वो ए ज्यादा फिट है, इसकी रिलेटिव फिटनेस ज्यादा है। डिफरेंशियल सर्वाइवल का मतलब हो गया दूसरों के कंपैरिजन में कितना सर्वाइव कर रहा है। ये दोनों चीजें मिला के कहलाती है डिफरेंशियल फिटनेस। डिफरेंशियल फिटनेस, दूसरे के कंपैरिजन में कौन कितना फिट है वो कहलाता है डिफरेंशियल फिटनेस। पर अब एक चीज समझते हैं, यहां पर एक जीनोटाइप है ए, वो जीनोटाइप 10 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, लेकिन मान लीजिए कि 10 में से 8 ऑफ स्प्रिंग्स मर जाते हैं, खाली 2 सर्वाइव करते हैं। जीनोटाइप सी है, वो 5 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, लेकिन पांचों के पांचों सर्वाइव करते हैं। तो इस कंडीशन में बेटर किसे माना जाएगा? सी को, ना कि ए को। ऑफ स्प्रिंग का सर्वाइवल, इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव सक्सेस। रिप्रोडक्टिव सक्सेस का मतलब है जितने बच्चे पैदा किए हैं उनमें से कितने खुद सर्वाइव कर रहे हैं अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक। 10 बच्चों में से 8 की डेथ हो जाती है, केवल 2 प्रोजेनीज सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये फिटनेस के क्राइटेरिया के अंदर बहुत अच्छा करेक्टर नहीं माना जाता। 10 में से 10 सर्वाइव करते वो ज्यादा फिट होता, पर नेचर में ऐसा हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि नेचर के अंदर नेचुरल रेजिस्टेंस भी तो काम करता है। नेचर के अंदर आप देखिएगा किस तरीके से नेचुरल रेजिस्टेंट जो है वो पॉपुलेशंस को बढ़ने नहीं देता है। हर चीज लिमिटेड है, फूड लिमिटेड, स्पेस लिमिटेड, कंपटीशन हो रही है, प्रीडेशन हो रहा है, पैरासिटिज्म हो रहा है। खैर, नेक्स्ट अपन
एक डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन इज एनी कंसिस्टेंट डिफरेंस इन फिटनेस अमंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ बायोलॉजिकल एंटाइटीज। बायोलॉजिकल एंटाइटीज का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर कंसिस्टेंट डिफरेंस आ रहा है तो उसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसको मैं और इजी तरीके से समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये है जनरेशन 1, पॉपुलेशन है ये, और पॉपुलेशन की ये फर्स्ट जनरेशन है। उसके बाद में ये जनरेशन 2, ये सेकंड जनरेशन, उसके बाद में ये थर्ड जनरेशन। कंटिन्यूअसली हमारे पास में जनरेशन्स बन रही है। यदि इनके अंदर हर जनरेशन में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बेटर हैं और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वर्स हैं, ये मेंटेन रहेगा तो नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा। यदि ऐसा हो जाए कि सारे के सारे बेटर हो जाए तो फिर सिलेक्शन किसका होगा बताइए? और यदि ऐसा हो जाए कि सारे के सारे वॉर्स हो जाएं तो भी सिलेक्शन किसका होगा बताइए? इसलिए नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन जनरेशन्स के बीच में एक कंसिस्टेंट डिफरेंस है फिटनेस का। कुछ बेटर फिट है, कुछ कम फिट है, और ये कंडीशन नेचर में हमेशा मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि नेचुरल कंडीशन भी तो चेंज होती है। जनरेशन 1 के ऊपर क्या कंडीशन थी, जनरेशन 2 पे क्या कंडीशन है, 3 पे क्या कंडीशन है। या आप इसको एक और लंबे समय के दौरान ले सकते हो कि 50 साल पहले क्या है, 50 साल बाद क्या है, उसके 50 साल बाद क्या है। एक कंसिस्टेंट डिफरेंस रहना चाहिए। नेक्स्ट टू दिस, a simple way to think of fitness is the number of offspring an individual leaves in the next generation। यानी कि रिप्रोडक्शन को फिटनेस कहा है यहां पे। हालांकि सर्वाइवल भी और रिलेटिव फिटनेस भी मैटर करती है। फिटनेस क्या है? फिटनेस इज द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स एन इंडिविजुअल लीव इन द नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन में कितने इंडिविजुअल्स पैदा किए जाते हैं उसे फिटनेस कहते हैं। फिटनेस इज समटाइम कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सक्सेस। ये हमारे पास में एक टर्म आया, रिप्रोडक्टिव सक्सेस। इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव सक्सेस का मतलब है हाउ मैनी प्रोजेनीज आर सर्वाइविंग टिल देयर how many progenies are surviving till their reproductive age। यानी बच्चे भी अपने रिप्रोडक्टिव एज तक जाने चाहिए, बच्चे जो हैं वो भी रिप्रोडक्शन करने चाहिए, तब माना जाता है कि पेरेंट्स का रिप्रोडक्शन है वो सक्सेसफुल रहा। तो केवल पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करके ज्यादा नंबर में प्रोजेनी पैदा करें, ये चीज रिप्रोडक्टिव सक्सेस नहीं है। रिप्रोडक्टिव सक्सेस का असली मीनिंग होता है जितने बच्चे पैदा किए हैं उनमें से मैक्सिमम सर्वाइव करने चाहिए और वो खुद भी रिप्रोड्यूस करने चाहिए। तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बेटर फिटनेस हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा अभी। एक इमेजिन करिए कि दो प्लांट्स हैं। एक प्लांट का जीनोटाइप है ए, मैं इसको मान लो प्लांट स्पीसीज ए बोल देता हूं। प्लांट स्पीसीज ए है, इसकी फिटनेस 3 है, यानी ये जितने बच्चे पैदा करता है उसमें से 3 जिंदा रहते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। सपोज कि ये 10 प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, 10 सीड प्रोड्यूस करता है ये प्लांट, और 10 सीड में से 3 सीड है वो खुद ट्री बन जाते हैं, प्लांट बन जाते हैं। दूसरा जीनोटाइप है बी, इसे मान लीजिए मैं प्लांट स्पीसीज बी बोल देता हूं, प्लांट स्पीसीज बी। इसकी फिटनेस 4 है, मतलब ये प्लांट 10 सीड प्रोड्यूस करता है बट उसमें से 4 सीड अच्छे से प्लांट बन जाते हैं,
तो ये चीज समझ में आई। अब मान लीजिए कि हम 10-10 प्लांट्स के साथ शुरू करते हैं। तो एक बार इस ए प्लांट का देखो, जीनोटाइप ए की बात करते हैं। जीनोटाइप ए, मैंने क्या बोला, एक प्लांट 10 सीड प्रोड्यूस करता है और हमने ऐसे 10 प्लांट लिए, तो टोटल सीड कितने हो गए? 100। अब यदि एक सीड, एक सेट में, मतलब 10 सीड में से 3 सीड सरवाइव करते हैं और 7 सीड की डेथ हो जाती है, तो यहां पर सरवाइव कितना हुआ? 30। और दूसरा जीनोटाइप बी का देखो, जीनोटाइप बी 10 प्लांट्स हैं और 10 ही सीड प्रोड्यूस करता है हर प्लांट, तो टोटल नंबर ऑफ सीड तो हो गए 100, बट 100 में से 40 सरवाइव कर रहे हैं। अब अगली बार ये 30 10 सीड्स प्रोड्यूस करेंगे तो 300 सीड्स होंगे, पर उसमें से वापस आपको क्या करना है? 3 सीड पर प्लांट सरवाइव करवाना है। ऐसा करोगे तो आपके सामने एक ग्राफ आएगा। देखिए कैसे है ये ग्राफ। एक जीनोटाइप है ए जिसकी फिटनेस है वो 3 थी, इसकी फिटनेस 3 है, और दूसरा जो जीनोटाइप है उसकी फिटनेस 4 है। जिस जीनोटाइप की फिटनेस ज्यादा है वह जीनोटाइप कम जनरेशंस में ही हाई फ्रीक्वेंसी तक या हाई पॉपुलेशन साइज तक पहुंच सकता है, और जिसकी फिटनेस कम है उसे ज्यादा नंबर बढ़ाने में ज्यादा जनरेशन लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने शुरुआत कहां से करी थी? हमने शुरुआत करी थी 10 प्लांट से, 10 इंडिविजुअल से। तो ये जो रेड कलर से ग्राफ दिखाया आपको, ये देखो 4 और 5 जनरेशन आते आते ये मैक्सिमम साइज पर पहुंच गया, जबकि ए जीनोटाइप को मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज तक जाने में 6 से 7 जनरेशन तक लग गई। इसी चीज को आप और अच्छे से समझिए। मान लीजिए कि हमने दोनों जीनोटाइप को इक्वल प्रपोर्शन, इक्वल फ्रीक्वेंसी में लिया, तो ए जीनोटाइप की फिटनेस है वो 3 है ना, इसलिए समय के साथ इनका नंबर कम होगा, और इनकी फिटनेस 4 है तो समय के साथ इनका नंबर बढ़ेगा। हमने इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ स्टार्ट जरूर किया था, लेकिन फाइनली जिसकी फिटनेस ज्यादा है वो नंबर में ज्यादा बढ़ेगा। दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। जिसकी फिटनेस ज्यादा उसको सपोर्ट किया जा रहा है। अब एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन्स बोथ एवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन। ये चीज सही बात है कि नेचुरल सिलेक्शन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करता है। जो प्री अडेप्टेड है, जिनके पास अडेप्टेड है, अडेप्टेशंस हैं, वो सरवाइव करते हैं, और जो सरवाइव करते हैं समय के साथ वो इवॉल्व हो जाते हैं। जैसे हमारा वही एग्जांपल आएगा एचआईवी वाला। ड्रग रेजिस्टेंट एचआईवी कैसे बनता है? वो सरवाइव करता है, उसके पास में अडेप्टेशन आती है और फाइनली वो इवॉल्व हो जाता है, और सारे पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट बन जाते हैं। इवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन दोनों की दोनों एक्सप्लेन की जाती है बाय नेचुरल सिलेक्शन। एक और चीज है रिलेटिव फिटनेस एंड सिलेक्शन कॉफिशिएंट। ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। रिलेटिव फिटनेस का मतलब है एक के कंपैरिजन में दूसरे की फिटनेस। हमारे पास सॉरी, हमारे पास एक पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन के अंदर लेट्स से कि 3 तरीके के जीनोटाइप्स हैं। ये है कैपिटल ए, कैपिटल ए। ये जीनोटाइप के मेंबर्स हैं वो है लेट्स से कैपिटल ए, स्मॉल ए। और ये जीनोटाइप के जो मेंबर्स हैं वो है लेट्स से स्मॉल ए, स्मॉल ए। ठीक है। अब मान लीजिए कि इनकी फिटनेस 10 यूनिट्स है।
ये 10 प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे की फिटनेस है वो 5 यूनिट्स है, और तीसरे की फिटनेस है वो लेट्स से 2 यूनिट्स है। पहली बात तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं रिलेटिव फिटनेस की। रिलेटिव फिटनेस का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा फिट है उसके कंपैरिजन के अंदर दूसरे कितने फिट है। रिलेटिव फिटनेस को W से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव फिटनेस का मतलब हो गया कि जो सबसे ज्यादा फिट है उसके कंपैरिजन में। यहां पर मैक्सिमम फिटनेस कितनी है, मैक्सिमम फिटनेस है 10 यूनिट्स। ये अपने को गिवन डाटा है यहां पे। अब हम कैसे कैलकुलेट करें कि कौन से ऑर्गेनिज्म की या कौन से जीनोटाइप की फिटनेस कितनी है, उसका एक सिंपल तरीका होता है। देखिए कैसे, रिलेटिव फिटनेस ऑफ कैपिटल ए इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम फिटनेस में से फिटनेस ऑफ कैपिटल ए। यानी कि आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि फिटनेस ऑफ जीनोटाइप डिवाइडेड बाय मैक्सिमम फिटनेस। आउट ऑफ टोटल फिटनेस किसी पर्टिकुलर जीनोटाइप की क्या फिटनेस है। जैसे मैं आपको कहूं कि एक क्लास के अंदर 90% बच्चे के एग्जाम के अंदर 90% मार्क्स आते हैं, इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स 90% है। अब मान लो कोई दूसरा बच्चा है जो 90% मार्क्स लाता है, तो वो बच्चा सबसे फिट बच्चे के इक्वल है, क्योंकि मैक्सिमम जितने मार्क्स आते हैं उतने मार्क्स कोई और लेके आ गया, तो इसका मतलब वो मैक्सिमम फिट के बराबर आ गया ना। तो हम हमेशा ऐसे कंपेयर करेंगे, जैसे मैक्सिमम फिटनेस 10 है और जो कैपिटल ए है उसकी फिटनेस भी 10 है, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा फिट है सबसे ज्यादा फिट। उसी प्रकार कैपिटल ए स्मॉल ए की रिलेटिव फिटनेस क्या है, तो मैक्सिमम फिटनेस 10 में से उसकी 5 है, तो 0.5, यानी ये मैक्सिमम फिट कैंडिडेट के कंपैरिजन में हाफ फिट है, आधा फिट है ये। इसी प्रकार आप स्मॉल ए की फिटनेस कैलकुलेट करो, तो आपको समझ में आएगा कि जो मैक्सिमम फिटनेस है उसमें से स्मॉल ए 0.2 प्रोपोर्शन ही फिट है। इसे कहते हैं रिलेटिव फिटनेस। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। हमने 10 नीचे क्यों लिखा, क्योंकि मैक्सिमम इतनी ही फिटनेस हो सकती है यहां पे, जो कि कैपिटल ए की है, यानी हम उसी के साथ उसको भी कंपेयर कर रहे हैं, उसी के साथ दूसरों को भी कंपेयर कर रहे हैं। तो ये तो कहानी हो गई हमारी रिलेटिव फिटनेस की। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन कोफिशिएंट की। सिलेक्शन कोफिशिएंट का मतलब होता है सिलेक्शन अगेंस्ट गिवन जीनोटाइप। दिए गए जीनोटाइप के अगेंस्ट में सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके साथ आपके भी कैंडिडेट्स और भी होंगे साथ में जो इंटरव्यू देंगे। अब यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, लेकिन आपका सिलेक्शन ना होके किसी और का सिलेक्शन हो गया तो वो कैंडिडेट तो आपके अगेंस्ट में था ना। इसे कहते हैं सिलेक्शन कोफिशिएंट। इसका मतलब यह हुआ कि आपके अगेंस्ट जो आया है उसका कितना सिलेक्शन हो रहा है। जैसे सपोज करिए दो टीम्स है, क्रिकेट खेलती है, तो दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस्ट है। अब आप एक टीम को फेवर करते हो तो दूसरी टीम आपके अगेंस्ट है,
और दूसरी का सिलेक्शन हो जाए, वो मैच जीत जाए, इसे कहते हैं सिलेक्शन कॉफिशिएंट। सिलेक्शन कॉफिशिएंट S इक्वल्स टू 1 माइनस W, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे सिलेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ कैपिटल ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस W कैपिटल ए। इसको जरा एक बार सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1, ये 0 आया, पीछे देख लेना, ये 1.5.2 ऐसे यूज करेंगे अपन। इस 0 का मतलब है कि ऑलवेज कैपिटल ए इज सेलेक्टेड, हमेशा कैपिटल ए ही सेलेक्ट होता है और कोई सेलेक्ट नहीं होता। इसके अगेंस्ट जो भी आएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये कहने का मतलब है इनका। गॉट द पॉइंट। अब उसी प्रकार कैपिटल ए का सिलेक्शन देखते हैं। 1 माइनस W कैपिटल ए 1 माइनस 0.5, इसका मतलब 0.5, मतलब हाफ टाइम्स कैपिटल ए इज नॉट सेलेक्टेड, और जो इसके अगेंस्ट में है वो सेलेक्ट हो जाता है, जो इसके विपरीत है वो सेलेक्ट हो जाता है। अगेंस्ट सिलेक्शन पढ़ रहे हैं हम। और सेम टू सेम अब हम स्मॉल ए का सिलेक्शन कॉफिशिएंट देखेंगे, तो इसका सिलेक्शन कॉफिशिएंट क्या आएगा? 1 माइनस 0.2, यानी ये तो बहुत गड़बड़ है। खुद का सिलेक्शन कम हो रहा है, सामने वाले का सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है, 0.8। तो सिलेक्शन कॉफिशिएंट समझ में आया आपको? अब अपन एक रिप्रोडक्टिव सक्सेस की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस का मतलब होता है कि प्रोजेनी जो है वो खुद भी रिप्रोड्यूस करने चाहिए। कैसे हम रिप्रोडक्टिव सक्सेस को डिफाइन करेंगे? यहां पर आपके सामने 4 ऑर्किड प्लांट्स की स्पीसीज है। मैं आपको ये ग्राफ अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद इसकी थ्योरी दिखाऊंगा, वो आपको खुद को पढ़नी है। एक ऑर्किड है ओइसियोक्लेड्स मैक्युलाटा। मैं एक बार इनको स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, स्पीसीज सी एंड स्पीसीज डी ये नाम दे देता हूं, ठीक है? पहला ग्राफ स्पीसीज ए का है, दूसरा स्पीसीज बी का है, तीसरा स्पीसीज सी का है और चौथा स्पीसीज डी का है। ये ग्राफ क्या कहना चाहते हैं आप समझिए। उससे पहले आपके पास एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्पीसीज ए, बी, सी एंड डी, ये चारों के चारों क्या हैं? ये चारों के चारों ऑर्किड प्लांट स्पीसीज है, ऑर्किड प्लांट स्पीसीज। अब इन चारों स्पीसीज के पास में रिप्रोडक्शन करने का क्या तरीका है वो सुनिए। ये कोई लॉजिक से नहीं निकल रहा है, ये ऐसे ही है, इंफॉर्मेशन आपको याद करनी पड़ेगी। स्पीसीज ए है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी जब कभी भी रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा तो ये अपने आप ही पॉलिनेट हो जाएगी। स्पीसीज बी एंड स्पीसीज सी, इन दोनों के अंदर पॉलिनेशन सेल्फ भी होता है और साथ ही साथ इंसेक्ट पॉलिनेशन भी होता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन, दोनों में इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब ये जो स्पीसीज डी है, इसके साथ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? स्पीसीज डी में एक तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, देयर इज नो सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी दिक्कत यह है कि ये स्पीसीज नो नेक्टर फॉर इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट के लिए नेक्टर नहीं बनाती। नो नेक्टर फॉर इंसेक्ट्स, जो पॉलिनेट करने के लिए आएगा ना उसके लिए ये नेक्टर नहीं बनाएगी। इसका मतलब ये इंसेक्ट्स के साथ चीटिंग कर रही है। ये स्पीसीज डी है
वो चीट करती है इंसेक्ट्स को। तो इंसेक्ट्स ने क्या किया, अवॉइड स्पीसीज डी। इंसेक्ट्स ने स्पीसीज डी को अवॉइड करना चालू कर दिया। सीख लिया उन्होंने कि इस स्पीसीज के फ्लावर्स दिखते तो बहुत सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं, पर इनके पास में नेक्टर नहीं है। अब वापस से सुनो चारों की कहानी। पहली स्पीसीज अपना पॉलिनेशन खुद कर लेती है, इसलिए जब कभी भी रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो इसे किसी की जरूरत नहीं है, इसमें जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन हो जाता है। स्पीसीज बी है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है पर इंसेक्ट पॉलिनेशन भी होता है, तो इसे अपने पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है, और ये नेक्टर भी बनाती है। ये दोनों स्पीसीज है ना, बी एंड डी, ये नेक्टर बनाती है। स्पीसीज सी है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कम होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन ज्यादा होता है और नेक्टर बनाती है। और डी स्पीसीज की कहानी मैंने बताई, सेल्फ पॉलिनेशन तो बिल्कुल नहीं होता और नेक्टर भी नहीं बनाती है। तो जो इंसेक्ट गलती से इसके पास में जाएगा वही इसका पॉलिनेशन करेगा, ज्यादातर इंसेक्ट तो इसका पॉलिनेशन भी नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो स्पीसीज 1 है, स्पीसीज ए है, ये स्पीसीज तो जल्दी से जल्दी अपना रिप्रोडक्शन चालू कर देगी। स्पीसीज बी और स्पीसीज सी को रिप्रोडक्शन में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये दोनों स्पीसीज इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो आए, फिर वो रिप्रोडक्शन करवाए, पॉलिनेशन करवाए। स्पीसीज डी की तो हालत बहुत खराब है। एक तो ये चीट कर रही है इंसेक्ट्स को और सेल्फ पॉलिनेशन होता नहीं है, तो जो इंसेक्ट इसे नहीं जानते वही इससे धोखा खाएंगे, बाकी धोखा नहीं खाएंगे। अब इस ग्राफ को पढ़ के देखते हैं। ग्राफ के एक्स एक्सिस पे लिखा है परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स और दूसरे पे लिखा है परसेंटेज ऑफ फ्रूट्स, मतलब रिप्रोडक्शन समझो आप। तो फ्रूट रिप्रोडक्शन का ही तो एंड प्रोडक्ट होता है। क्या कहना चाह रही है ये ग्राफ? ये ग्राफ कहना चाह रहा है कि स्पीसीज ए है, उस स्पीसीज ए के लेट से कि 10% इंडिविजुअल्स जब पॉपुलेशन में हो जाते हैं तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन चालू हो जाता है और ये रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। स्पीसीज बी है, उसके अराउंड 30% ऐसे मेंबर्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि देखो ये ग्राफ यहां से लेके और यहां तक तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। मतलब 30% यदि मेंबर है कहीं पर, तो 30% मेंबर्स तो रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी तरफ इंसेक्ट्स जा नहीं पाएंगे और प्रॉपर तरीके से उनका पॉलिनेशन भी नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद में जो दूसरी स्पीसीज है, सी स्पीसीज, उसके अराउंड 55% मेंबर्स है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर भी सेल्फ पॉलिनेशन कम होता है और इंसेक्ट पॉलिनेशन ज्यादा होता है। और स्पीसीज डी को देखो, 80% पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता। मतलब ऐसे सपोज करो कि 100 प्लांट्स लगे हैं, तो 100 प्लांट्स में से 80 प्लांट्स का रिप्रोडक्शन नहीं होगा और 20 प्लांट्स हैं उनका रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि 20 प्लांट्स जो है वो गलती से इंसेक्ट उनको पॉलिनेट कर देंगे। ये कहानी है रिप्रोडक्टिव सक्सेस की। तो यहां पर पॉपुलेशन के अंदर रोल ऑफ इंसेक्ट इन रिप्रोडक्शन, ये ग्राफ शो कर रहा है। इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं बढ़िया बढ़िया फ्रेम किए हुए, तो वो अपन अपने लाइव सेशन के अंदर देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो। ये देखो लैंग्वेज लिख रखी है बहुत सारी सी, आप आराम से वीडियो पॉज करो और आराम से इसको पढ़ लो। जो मैंने बताया है वो का वही है। नेक्स्ट आते हैं अपन। स्टार्टिंग के अंदर मैंने बात करी थी कि एक कॉन्सेप्ट होता है सिलेक्शन ऑफ एंड सिलेक्शन फॉर। सिलेक्शन ऑफ एंड सिलेक्शन फॉर। यहां पर आपको जो डायग्राम दे रखा है वो एक खिलौने का डायग्राम है, एक टॉय है। और ये क्या एक्सप्लेन करता है? हमने इस टॉय के अंदर डिफरेंट कलर्स की बॉल डाली और हर कलर की बॉल की साइज भी अलग अलग है। ये फर्स्ट टाइप की बॉल्स है, इनकी साइज बड़ी है और पर्पल कलर की है, तो ये इन पोर्स को पार नहीं कर पाई
और बाकी सारी की सारी इन पोर की साइड से छोटी थी, तो ये पार कर गई। फिर सेकेंड टाइप की जो बॉल्स है ग्रीन कलर की, वो इन पोर्स को पार नहीं कर पाएगी और येलो एंड रेड इनको पार कर लेगी। थर्ड टाइप की बॉल्स है वो यहां रुक जाएगी एंड फाइनली लास्ट में जाके ये रेड कलर की बॉल्स हैं वो आ गई। यानी हमें लास्ट वाला जो है इनका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्टेड। अब हमको यहां पर देखनी है दो बातें। हमें यहां पे एक चीज दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल्स, है कि नहीं? सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल्स है, पर वास्तव में यह है सिलेक्शन फॉर स्मॉल साइज। आप सोचो क्या फर्क पड़ता यदि ये रेड बॉल ग्रीन होती, ब्लैक होती, व्हाइट होती। क्योंकि सिचुएशन क्या है, जो छोटे छोटे छेद बने हुए हैं ना, पोर्स बने हुए हैं, होल्स बने हुए हैं, उनमें से होते हुए निकलना है, तो कलर का तो कोई रोल ही नहीं है यहां पे। जो भी बॉल छोटी साइज की होगी वो निकल के लास्ट में पहुंच जाएगी। इसलिए नेचर के अंदर ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि सिलेक्शन किसका हो रहा है मैटर नहीं करता, सिलेक्शन किसके लिए हो रहा है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, हम कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, लेकिन बात यह है कि सिलेक्शन फॉर एडेप्टेशन ट्रेट ऐसे होता है। आई बात समझ में मेरी? तो सिलेक्शन ऑफ एंड सिलेक्शन फॉर इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक नेचुरल एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे एग्जांपल है। एक मान लीजिए बर्ड स्पीसीज है, इस बर्ड स्पीसीज की दो बर्ड्स हैं, एक बर्ड के अंदर बीक ऐसी है और जो दूसरी बर्ड है उस बर्ड के अंदर जो बीक है वो कुछ ऐसी है, हल्की सी ऐसे मुड़ी हुई है ऐसे। और मान लीजिए कि अब ये तो हो गई सेलेक्टेड, और ये हो गई रिजेक्टेड। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि यहां पर, और मैं इनको एक बार इंडिविजुअल ए एंड बी नाम दे देता हूं। ये मान लीजिए ए इंडिविजुअल है और ये बी इंडिविजुअल है। हम कहेंगे कि सिलेक्शन ऑफ बी हो गया, लेकिन यहां पर क्या हुआ है? सिलेक्शन फॉर बीक शेप। इंडिविजुअल का कैरेक्टर है, उसी का तो सिलेक्शन होगा, उसी के लिए तो सिलेक्शन होगा। सो सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल नहीं होता, सिलेक्शन फॉर अडेप्टेशन होता है। ये इतनी सी पॉइंट आपको समझनी है। तो नेचुरल सिलेक्शन का ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से लर्न करिए। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लेके आएंगे। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या होता है ना, डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है। आप सब लोग बस बढ़िया से नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।